जियोग्राफी क्लास 21। धुआंरे, धुआंरे यानी फ्यूमरल्स, फ्यूमरल्स, फूमोरल्स, फूमोरल्स, धुआंरे, धुआंरे, धुआंरे मतलब फूमोरल्स। धुआंरे ऐसे क्षेत्र होते हैं, धुआंरे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से वाष्प व गैसें निष्कासित होती रहती हैं। धुआंरे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से वाष्प व गैसें निष्कासित होती रहती हैं। विदित है कि धुआंरों का प्रत्यक्ष संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। विदित है कि धुआंरों का प्रत्यक्ष संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखीता की सक्रियता के अंतिम लक्षण ही धुआंरे हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखीता की सक्रियता के अंतिम लक्षण ही धुआंरे हैं। गेसर व गर्म जल स्रोतों की तुलना में धुआंरों से निःसरित वाष्प का तापमान अत्यधिक होता है। गेसर व गर्म जल स्रोतों की तुलना में धुआंरों से निःसरित वाष्प का तापमान अत्यधिक होता है, जो कि लगभग 645 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि लगभग 645 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समस्त प्रकार के धुआंरों से निःसरित पदार्थों में, समस्त प्रकार के धुआंरों से निःसरित पदार्थों में वाष्प की मात्रा 98 से 99% तक होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोजन या अमोनिया इत्यादि का निष्कासन होता है। साथ ही इनसे गंधक की भी प्राप्ति होती है। इतना दोबारा से पढ़ूंगा। समस्त प्रकार के धुआंरों से निःसरित पदार्थों में वाष्प की मात्रा 98 से 99% तक होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया, नाइट्रोजन इत्यादि का निष्कासन होता है। साथ ही इनसे गंधक की भी प्राप्ति होती है। वे धुआंरे जिनसे गंधकीय धुआं अधिक मात्रा में निकलता है, वे धुआंरे जिनसे गंधकीय धुआं अधिक मात्रा में निकलता है, उन्हें सोल्फ तारा कहते हैं, उन्हें सोल्फ तारा कहते हैं। विश्व में अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, विश्व में अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेटे की खाड़ी का सफ़ेद टापू का धुआंरा आदि विश्व प्रसिद्ध धुआंरे हैं। विश्व में अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेटी की खाड़ी का सफ़ेद टापू का धुआंरा आदि विश्व प्रसिद्ध धुआंरे हैं। अब हम देखते हैं छद्म ज्वालामुखी यानी सीडो वोल्केनो। छद्म ज्वालामुखी वह संरचना जो देखने में ज्वालामुखी सादृश्य होता है, लेकिन यह वास्तविक ज्वालामुखी नहीं होता, अर्थात ऐसी स्थलाकृतियाँ जो ज्वालामुखी के समान दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ नहीं होते, छद्म ज्वालामुखी कहलाता है, जो कि निम्न प्रकार के हैं। पहला है क्रेटर। जब धरातल पर उल्कापिंडों के गिरने से क्रेटर जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो कि आधार विहीन होता है, छद्म ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। फिर से पढ़ता हूँ। क्रेटर में जब धरातल पर उल्कापिंडों के गिरने से क्रेटर जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो कि आधार विहीन होता है, छद्म ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। दूसरा है कीचड़ यानी मड।
पर्वतपदीय एवं अन्य क्षेत्रों में कभी कभी अवसादों अथवा कीचड़ इत्यादि के जमाव से ज्वालामुखी सदृश संरचना का निर्माण होता है। पर्वतपदीय एवं अन्य क्षेत्रों में कभी कभी अवसादों अथवा कीचड़ इत्यादि के जमाव से ज्वालामुखी सदृश संरचना का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट है बम विस्फोट या बमों के परीक्षण खनन। बम विस्फोट या बमों के परीक्षण खनन इत्यादि के द्वारा भी छद्म ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण होता है। बम विस्फोट या बमों के परीक्षण खनन इत्यादि के द्वारा भी छद्म ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण होता है। भूकंप। भूकंप क्या है वो हम देखते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भूसंचलन प्रत्यास्थ से क्या होते हैं, अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भूसंचलन से प्रत्यास्थ ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे भूकंप आता है। जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और जहाँ से निकलती हैं उसे फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो फोकस से 90 डिग्री या समकोणिक दूरी पर होता है। भूकंपीय तरंगें सबसे पहले जहाँ पहुँचती है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं, और अधिकेंद्र जो है वो फोकस से 90 डिग्री या समकोणिक दूरी पर होता है। आर वेव्स क्या है? ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले ने गणितीय रूप से इन तरंगों का प्रदर्शन किया। आर वेव्स क्या है? ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले ने गणितीय रूप से इन तरंगों का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले ने गणितीय रूप से इन तरंगों का प्रदर्शन किया। तो इसी के साथ लेक्चर 21 जियोग्राफी यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन इसके साथ हमें एक हैंड आउट मिला है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भूकंप। यानी भूकंप का हैंड आउट हमें मिला है जो कि हम पढ़ेंगे। तो भूकंप अर्थक्वेक, इसमें पहला प्रश्न है भूकंप से क्या अभिप्राय है? भूकंप की उत्पत्ति के कारणों को प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर समझाइए। दूसरा प्रश्न है उत्तर भारत में भूकंप के कारणों को स्पष्ट करते हुए भूकंप के नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है संपूर्ण विश्व में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का सीमांकन प्रस्तुत करते हुए इन क्षेत्रों में भूकंप के कारणों की समीक्षा कीजिए। चौथा प्रश्न है केदारनाथ का भूकंप अत्यंत ही विनाशकारी था, जिसकी उत्पत्ति हेतु प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप एवं क्रियाकलापों ने न सिर्फ भूकंप की बारंबारता अपितु तीव्रता को भी बढ़ाया है। कथन के आलोक में अपने विचार या तर्क प्रकट करें या कथन की समीक्षा करें। और पांचवा प्रश्न है भूकंप वास्तव में अंतर्जात भूसंचलन का परिणाम है। भूकंप वास्तव में अंतर्जात भूसंचलन का परिणाम है, लेकिन विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों ने विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप की बारंबारता एवं तीव्रता को निश्चित रूप से बढ़ाया है। कथन के संदर्भ में उदाहरण समेत अपने तर्क दीजिए। तो अब देखते हैं भूकंप। तो भूकंप में सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भूमिका या परिचय, उसके बाद देखेंगे कारण, उसके बाद वितरण, उसके बाद प्रभाव और सबसे लास्ट में निष्कर्ष। और भूमिका या परिचय में हम देखेंगे कि भूकंप क्या है। दूसरा देखेंगे आइसोसिमल एवं होमोसिमल लाइन। आइसोसिमल एवं होमोसिमल लाइन क्या है। तीसरा देखेंगे भूकंप का वर्गीकरण। भूमिका या परिचय में तीसरा देखेंगे भूकंप का वर्गीकरण, और भूकंप के वर्गीकरण को हम दो आधार पर देखेंगे। एक है तरंगों के आधार पर और दूसरा है भूकंप मूल की गहराई के आधार पर।
वर्गीकरण में हम दो आधार पे देखेंगे, एक तरंगों के प्रकार के आधार पे, दूसरा भूकंप मूल की गहराई के आधार पर। फिर से पूरा बोलता हूँ। भूकंप में है, पहला है भूमिका या परिचय, जिसमें हम देखेंगे भूकंप क्या है। दूसरा देखेंगे आइसोसिम्मल योम होमोसिम्मल लाइन क्या है। तीसरा देखेंगे भूकंप का वर्गीकरण, और भूकंप के वर्गीकरण में हम इसे दो आधार पे देखेंगे। पहला देखेंगे तरंगों के प्रकार के आधार पे, और दूसरा देखेंगे भूकंप मूल की गहराई के आधार पर। उसके बाद दूसरा आता है फिर भूमिका या परिचय के बाद कारण। कारण में हम प्राकृतिक कारण देखेंगे और मानवीय कारण देखेंगे। उसके बाद आ जाता है वितरण। वितरण को हम विश्व वितरण देखेंगे और भारत में वितरण देखेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रभाव। प्रभाव में हम धनात्मक यानी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं परिचय से। परिचय में क्या है, सबसे पहले भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं, और फोकस से 90 डिग्री की दूरी पर एपिक सेंटर होता है। ठीक, अब हम देखते हैं फोकस या जो हाइपोसेंटर है, वहाँ से जो एपिक सेंटर होता है वो 90 डिग्री की दूरी पे होता है। ये तो हमने देख लिया। तो अंतर्जात आकस्मिक भू संचलन के कारण ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है। तो उसी से भूकंप आता है। एंटीपोल क्या होता है? एंटीपोल जैसे फोकस है यानी भूकंप मूल जहाँ से भूकंप निकलता है, वहाँ से 90 डिग्री पे जो होता है वो एंटीपोल होता है, यानी अभिकेंद्र से ठीक विपरीत 180 डिग्री की कोणीय दूरी वाला एंटीपोल कहलाता है। फिर से, अभिकेंद्र से ठीक विपरीत 180 डिग्री की कोणीय दूरी वाला एंटीपोड कहलाता है। पोड है, एंटीपोड कहलाता है। और एपिक सेंटर क्या है, यानी अभिकेंद्र क्या है, फोकस से 90 डिग्री की दूरी पर जो है उसे एपिक सेंटर कहते हैं, यानी जहाँ पे सबसे जल्दी भूकंप पहुँचता है। ठीक, उसके बाद क्या है, जैसे जो पृथ्वी है ना वो घूम रही है। ठीक है, ये सब तो पता है। तो जैसे पृथ्वी पर मान लीजिए कोई पॉइंट ए, जैसे ए पॉइंट है कोई पॉइंट पृथ्वी पे, वहाँ पे भूकंप आया 3.9। फिर कोई पॉइंट बी है, वहाँ भी भूकंप आया 3.9, और कोई पॉइंट सी है, वहाँ भी भूकंप 3.9 आया, और फिर कोई पॉइंट डी है, वहाँ भी भूकंप 3.9 आया। और इन सब पे समय था 8 बजे, मतलब सुबह के 8 बजे। तो वह काल्पनिक रेखा जो एक ही समय पर भूकंप वाले स्थलों को मिलाने वाली, मतलब एक काल्पनिक रेखा जो एक ही समय पर भूकंप वाले स्थलों को मिलाने वाली है, उसे होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। यानी सहभूकंप रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो एक ही समय पर भूकंप वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं, यानी सहभूकंप रेखा कहते हैं। और दूसरा है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा को आइसोसिस्मल लाइन यानी समभूकंप रेखा कहते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा आइसोसिस्मल लाइन यानी समभूकंप रेखा कहलाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात आकस्मिक अथवा तीव्र गति भू संचलन के परिणाम स्वरूप प्रत्यास्थ ऊर्जा के विमुक्तीकरण एवं संचरण की स्थिति में जब यह ऊर्जा तरंगों के रूप में क्रस्ट के निचले भाग से टकराती है तो सतह पर कंपन होता है, जो कि भूकंप कहलाता है। वास्तव में पृथ्वी के आंतरिक भाग में अथवा सतह पर चट्टानों के गुरुत्व में क्षणिक समस्थिति उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप
भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल या फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। जबकि पृथ्वी की सतह पर जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं वह अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। भूकंप मूल एवं अभिकेंद्र के मध्य 90 डिग्री की कोणीय दूरी होती है, अर्थात हाइपोसेंटर से अभिकेंद्र की दूरी समकोणिक होती है। अभिकेंद्र से ठीक विपरीत वाला केंद्र 180 डिग्री की कोणीय दूरी वाला एंटीपोड कहलाता है। अभिकेंद्र से ठीक विपरीत वाला केंद्र 180 डिग्री की कोणीय दूरी वाला एंटीपोड कहलाता है। भूकंप को तरंगों के प्रकार एवं भूकंप मूल की गहराई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। भूकंपीय तरंगों को दो भागों में बांटते हैं। एक है पिंड तरंगे यानी बॉडी वेव्स और दूसरा है सतही तरंगे यानी सरफेस वेव्स। तो पिंड तरंगों में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो इसका परिचय देखते हैं और दूसरा देखेंगे प्रकार क्या है। फिर प्रकार में हम इसके देखेंगे तो पिंड तरंगों का दो प्रकार है, एक प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स और दूसरा है द्वितीयक या गौण तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। तो हम देखते हैं प्राथमिक तरंगे प्राइमरी वेव्स। इसमें पॉइंट है वे तरंगे नहीं पॉइंट्स है ये तरंगे सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सर्वप्रथम अभिलेखित होती हैं, अर्थात सबसे पहले पहुंचती हैं। उत्पत्ति सर्वप्रथम। दूसरा अगला पॉइंट है वेग सर्वाधिक 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। वेग इसका सर्वाधिक होता है यानी 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला पॉइंट है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है। ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है। ठीक है। जब जैसे दो तरंगे जो हैं मतलब दो पिंड हैं आमने सामने जब विपरीत दिशाओं से आमने सामने आती हैं तो उन पे संविटनात्मक तरंग लगता है उनके बीच में। तो प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं, इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ठीक। फिर से अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, इन्हें संपीड़नात्मक अथवा अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। अगला पॉइंट है प्राथमिक तरंगों की गति एवं चट्टानों के घनत्व में अनुक्रमानुपाती या समानुपाती संबंध होता है। प्राथमिक तरंगों की गति एवं चट्टानों के घनत्व में अनुक्रमानुपाती या समानुपाती संबंध होता है। अतः पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न क्षेत्रों में चट्टानों के घनत्व में एकरूपता नहीं होने के कारण इन तरंगों की गति में भी अंतर पाया जाता है। अतः पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न क्षेत्रों में चट्टानों के घनत्व में एकरूपता नहीं होने के कारण इन तरंगों की गति में भी अंतर पाया जाता है। उसके बाद है द्वितीयक या गौण तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। तो इसमें पॉइंट है द्वितीयक तरंगे सिस्मोग्राफ पर प्राथमिक तरंगों के उपरांत अभिलेखित होती हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति प्राथमिक तरंगों के उपरांत होती है। अगला पॉइंट है भूकंप शास्त्रियों के अनुसार गौण तरंगें प्राथमिक तरंगों से ही उत्पन्न होती हैं। साथ ही गौण तरंगें ही पृथ्वी की सतह पर भूकंप की उत्पत्ति हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि गौण तरंगें ही क्रस्ट के निचले भाग से टकराती हैं, जिससे सतह पर सतही तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट है वेग
प्राथमिक से कम यानी 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो द्वितीयक या गौड़ तरंगों का वेग प्राथमिक से कम होता है तब भी 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट है, ये तरंगें केवल ठोस माध्यमों में संचरित होती हैं। ये तरंगें केवल ठोस माध्यमों में संचरित होती हैं। मतलब फिर से अगला पॉइंट है, गौड़ तरंगें प्रकाश तरंगों या जल तरंगों के समान संचरित होती हैं, इसलिए इनको अनुप्रस्थ या आड़ी तिरछी तरंग कहते हैं। गौड़ तरंगें प्रकाश तरंगों या जल तरंगों के समान संचरित होती हैं, इसलिए इनको अनुप्रस्थ या आड़ी तिरछी तरंगें कहते हैं। वास्तव में द्वितीयक तरंगों में अणुओं की गति लहर के समकोण पर होने के कारण इन्हें आड़ी तिरछी तरंगें भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है, द्वितीयक तरंगों को शियर तरंगें भी कहते हैं। द्वितीयक तरंगों को शियर तरंग भी कहते हैं। अब देखते हैं सतही तरंगें। सतही तरंगें यानी सरफेस वेव। तो सतही तरंगों को दो भागों में बांट के देखा जाता है, एक यल वेव्स और दूसरा है आर वेव्स। यल वेव्स और आर वेव्स। यल वेव्स में सबसे पहले हम देखते हैं, तो यल वेव्स में पहला पॉइंट है, यल तरंगों की गति सबसे कम यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यल तरंगों की गति सबसे कम यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा पॉइंट है, ये तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में अभिलेखित होती हैं। यद्यपि यल तरंगों की गति सबसे कम होती है, लेकिन आयाम सर्वाधिक होने के कारण सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं। अगला पॉइंट है, ये तरंगें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, अर्थात इनका भ्रमण पथ सर्वाधिक होता है, इसलिए इन्हें लंबी अवधि की तरंग कहते हैं। अगला पॉइंट है, ये ठोस, तरल, एवं गैस तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती हैं। अगला पॉइंट है, अधिक गहराई में ये तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। अब देखते हैं आर वेव्स। आर वेव्स में पहला पॉइंट है, आर तरंगों को रे लीग यानी RAYLEIGH लीग। आर तरंगों को रे लीग तरंग कहते हैं। वास्तव में ये तरंगें प्रकाश या जल तरंगों के समान होती हैं, जिनका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। अगला पॉइंट है, ये तरंगें अंडाकार गति का अनुसरण करती हैं। ये तरंगें अंडाकार गति का अनुसरण करती हैं। वास्तव में ये तरंगें धरातल के साथ वैसे ही लुढ़कती हैं जैसे कोई लहर किसी समुद्र या झील में लुढ़कती है। अगला पॉइंट है, भूपर्पटी की सतह पर जहाँ से होकर आर तरंगें गुजरती हैं, वहाँ सतह में ऊर्ध्वाधर गतियाँ पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, भूकंप से महसूस होने वाले अधिक झटकों का कारण आर लहरें हैं, जो अन्य तरंगों की तुलना में काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। भूकंप से महसूस होने वाले अधिक झटकों का कारण आर लहरें हैं, जो अन्य तरंगों की तुलना में काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं भूकंप मूल के आधार पर। भूकंप मूल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं भूकंप। एक होते हैं छिछले उद्गम केंद्र यानी समानांतर। दूसरे होते हैं मध्यम उद्गम केंद्र, जो अभिसारी और अपसारी दोनों के कारण आते हैं। और तीसरे होते हैं गहरे उद्गम केंद्र। ठीक, तो ये 3 हैं भूकंप मूल के आधार पर। तो भूकंप मूल के आधार पर आर वेव्स जो हैं, भूकंप मूल के आधार पे आर वेव्स जो हैं, तो भूकंप मूल के आधार पे आर वेव्स जो हैं
वो 3 हैं। एक छिछले उद्गम केंद्र जो समानांतर होते हैं, दूसरा है मध्यम उद्गम केंद्र जो अभिसारी और अपसारी दोनों के कारण आता है, और तीसरा है गहरे उद्गम केंद्र। अब हम देखते हैं भूकंप के कारण। तो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति के कारणों को प्राकृतिक अथवा भौतिक एवं मानव जनित कारकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां प्राकृतिक अथवा भौतिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला है भूपटल का संकुचन सिद्धांत। दूसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। तीसरा है अभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि। चौथा है ज्वालामुखीता। पांचवा है भू संतुलन से संबंधित समायोजन। छठा है वलन एवं भ्रंशन। सातवां है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो अब हम देखते हैं पहला कारण है वो हम देखते हैं। पहला कारण था भूपटल का संकुचन सिद्धांत। तो इसमें हम देखते हैं पृथ्वी के भूपटल के संकुचन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी अपनी उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में गर्म तप्त चट्टानों वीरान गैसीय गोले के समान थी, जहां कालांतर में तापमान में कमी के कारण भूपर्पटी के संकुचन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा विमुक्तिकरण से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हुई। यद्यपि वर्तमान में यह कारक उत्तरदायी नहीं है। नोट है, वर्तमान में यह कारक उत्तरदायी नहीं है। जितना संकुचन होना है पृथ्वी का हो चुका है। दूसरा कारण जो है दूसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। इसमें है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन की अवस्था में है, जहां सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल एवं इसके ऊपर अवस्थित ठोस प्लेटों के मध्य संचरण से उत्पन्न घर्षण के परिणाम स्वरूप भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। तीसरा कारण है अभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि। पृथ्वी के अभ्यंतरिक क्षेत्र या भाग में विभिन्न प्रकार की गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण इनके ऊपरी मुखी विस्थापन से भूपर्पटी के निचले भाग से टक्कर के कारण भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। दोबारा से पढ़ता हूँ ये। पृथ्वी के अभ्यंतरिक क्षेत्र या भाग में विभिन्न प्रकार की गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण इनके ऊपरी मुखी विस्थापन से भूपर्पटी के निचले भाग से टक्कर के कारण भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं चौथा कारण। चौथा था ज्वालामुखीता। अब देखते हैं पांचवा है भू संतुलन से संबंधित समायोजन। तो भू संतुलन से संबंधित समायोजन में है पृथ्वी की सतह पर विभिन्न उच्चावचों वाली स्थलाकृतियाँ यथा पर्वत, मैदान, नदी घाटी इत्यादि अवस्थित हैं, जहाँ इनके मध्य, इनके घनत्व, ऊंचाई, इनके द्वारा सतह पर लगाए जाने वाले दाब इत्यादि में अंतर के बावजूद प्राकृतिक नियमों के परिणाम स्वरूप ये सभी समस्थितिकी समायोजन की अवस्था में हैं। जब प्रकृति अथवा मानवजन्य कारकों के परिणाम स्वरूप इनके समायोजन में असंतुलन उत्पन्न होता है, तो प्रकृति के द्वारा समायोजन के प्रयास के क्रम में ऊर्जा विमुक्तिकरण के परिणाम स्वरूप भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के भूकंप अधिकांशतः नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। छठा पॉइंट है
वलन यानी छठा कारण है वलन एवं भ्रंशन, वलन एवं भ्रंशन, जिसमें है वलन एवं भ्रंशन के द्वारा कर्मशः, वलन एवं भ्रंशन के द्वारा क्रमशः संपीड़नात्मक एवं तनावमूलक बल के परिणाम स्वरूप ऊर्जा विमुक्तिकरण के कारण भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। वलन एवं भ्रंशन के द्वारा क्रमशः संपीड़नात्मक एवं तनावमूलक बल के परिणाम स्वरूप ऊर्जा विमुक्तिकरण के कारण भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। सातवां कारण देखते हैं। सातवां कारण है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यूएसए के भूवैज्ञानिक एच.एफ. रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार किसी बृहद चट्टानी खंड में विपरीत सिरों पर विपरीत दिशाओं में इसमें बल लगने के कारण इसमें बंकन या मुड़ना की घटना या स्थिति उत्पन्न होती है, जहां इसकी प्रत्यास्थ सीमा के परे की दिशा में इस चट्टानी खंड के टूटने से प्रत्यास्थ ऊर्जा के विमुक्तिकरण से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये पूरा दोबारा से पढ़ूंगा। यूएसए के भूवैज्ञानिक एच.एफ. रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार किसी बृहद चट्टानी खंड में विपरीत सिरों पर विपरीत दिशाओं में इसमें बल लगने के कारण इसमें बंकन यानी मुड़ना की घटना या स्थिति उत्पन्न होती है, जहां इसकी प्रत्यास्थ सीमा के परे की दिशा में इस चट्टानी खंड के टूटने से प्रत्यास्थ ऊर्जा के विमुक्तिकरण से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी एवं भूकंप। तो इसमें हम देखते हैं इस हेडिंग में पीटीटी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार समस्त प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं, जहां प्लेटों के मध्य अभिसारी अपसारी एवं समानांतर प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। फिर से इतना पढ़ता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार समस्त प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं, जहां प्लेटों के मध्य अभिसारी अपसारी एवं समानांतर प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। प्लेटों के मध्य अभिसरण गति की दिशा में टक्कर के परिणाम स्वरूप ऊर्जा विमुक्तिकरण के द्वारा भूकंप की उत्पत्ति होती है। साथ ही अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली प्लेट का क्षेपण अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे होने एवं क्षेपित क्रस्ट के टूटने से विमुक्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप छिछले उद्गम केंद्र के भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ध्यातव्य है कि पूर्व लिखित संदर्भ में महाद्वीपीय महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण में यह दशा अथवा घटना घटित होती है, जबकि महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण के परिणाम स्वरूप क्षेपित अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली प्लेट की गहराई अधिक होती है। फलतः इनके गलन से मैग्मा उत्पत्ति की दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी उद्गार के साथ गहरे उद्गम केंद्र की भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, जैसे प्रशांत महासागरीय एवं अमेरिकी महाद्वीपीय
प्लेटों के मध्य, जैसे प्रशांत महासागरीय एवं अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य, जबकि महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप नहीं आते हैं। प्लेटों के मध्य अभिसरण गति की दिशा में छिछले एवं मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंपों की उत्पत्ति होती है, जहां छिछले एवं मध्यम उद्गम केंद्र का संबंध प्लेटों के अपसरण से होने वाले चटकन, दरार एवं भ्रंश के निर्माण से है, जबकि मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप का संबंध दरारी उद्गार ज्वालामुखीता से है। प्लेटों के मध्य ट्रांसफॉर्म भ्रंश के सहारे एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशाओं में संचरण के परिणाम स्वरूप छिछले उद्गम केंद्र के भूकंपों की उत्पत्ति होती है, जैसे सैन एंड्रियाज भ्रंश के सहारे अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के मध्य। यद्यपि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेटों के सीमा क्षेत्र में भूकंप के कारणों को स्पष्ट करने में सक्षम है, लेकिन भीतरी भागों में नहीं, जिसे तप्त स्थल संकल्पना के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी ज्वालामुखीता एवं भूकंप के मध्य साहचर्य पाया जाता है। अब हम देखते हैं भूकंप हेतु मानवजनित कारण। भूकंप हेतु मानवजनित कारण, जिसमें पहला है अवैज्ञानिक एवं अवैध ढंग से खनन एवं उत्खनन। अवैज्ञानिक एवं अवैध ढंग से खनन एवं उत्खनन, जिससे क्या होता है, जिससे समस्थितिकी असंतुलन होता है, फिर इनके समायोजन का प्रयास किया जाता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है और भूकंप आता है। दूसरा कारण है, मतलब भूकंप हेतु मानवजनित कारण में दूसरा है नदी घाटी क्षेत्रों में अवैज्ञानिक अवैध निर्माण। नदी घाटी क्षेत्रों में अवैज्ञानिक अवैध निर्माण, इससे क्या होता है, यह क्षेत्र भूगर्भिक दृष्टिकोण से अस्थिर होता है। यह क्षेत्र भूगर्भिक दृष्टिकोण से अस्थिर होता है, जिससे समस्थितिकी असंतुलन की दशा उत्पन्न होती है। ऐसे क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति एवं उसकी तीव्रता भी अधिक संभावित होती है। ऐसे क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति एवं उसकी तीव्रता भी अधिक संभावित होती है, जैसे केदारनाथ का भूकंप। तीसरा कारण में है परवेधन यानी ड्रिलिंग। और चौथा है अवैज्ञानिक ढंग से बड़े बांधों या जलाशय के निर्माण क्रम में निर्मित क्षेत्र में बने बांध के कारण समस्थितिकी असंतुलन की दशा उत्पन्न होने पर बांधों के टूटने से विमुक्त ऊर्जा के द्वारा भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति तो होती ही है, साथ ही बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न होती है, जैसे महाराष्ट्र में कोयना का डैम। फिर से पूरा पढ़ता हूँ। अवैज्ञानिक ढंग से बड़े बांधों या जलाशय के निर्माण क्रम में निर्मित क्षेत्र में बने बांध के कारण समस्थितिकी असंतुलन की दशा उत्पन्न होने पर बांधों के टूटने से विमुक्त ऊर्जा के द्वारा भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति तो होती ही है, साथ ही बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न होती है, जैसे महाराष्ट्र में कोयना का डैम। पांचवा कारण देखते हैं। पांचवा है भूमंडलीय तापन।
भूमंडलीय तापन में है। भूमंडलीय तापन अप्रत्यक्ष रूप से भूकंप हेतु उत्तरदायी है। जैसे भूमंडलीय तापन के कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम झीलों में वृद्धि के कारण दबाव में भी वृद्धि होने के परिणामस्वरूप समस्थितिकी असंतुलन की दशा उत्पन्न होने से समस्थितिकी समायोजन के प्रयास के क्रम में कृत्रिम झीलों के टूटने से ऊर्जा विमुक्तिकरण के कारण भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति के साथ साथ बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न होती है, जैसे केदारनाथ का भूकंप। छठा कारण है पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन क्रांति। सातवां कारण है पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का कटाव एवं अति पशुचारण। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का कटाव एवं अति पशुचारण। और आठवां कारण है परमाणु, हाइड्रोजन इत्यादि बमों का परीक्षण। परमाणु, हाइड्रोजन इत्यादि बमों का परीक्षण, जैसे भारत में पोखरण परमाणु परीक्षण। और दूसरा है जैसे में नॉर्थ कोरिया द्वारा हाइड्रोजन परमाणु परीक्षण। अब हम देखते हैं इसका वितरण। तो वितरण में हम दूसरा देखेंगे, वितरण में मध्य महाद्वीपीय पेटी। और तीसरा देखेंगे मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र या पेटी। संपूर्ण ग्लोब पर भूकंपीय क्षेत्र के वितरण को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर स्पष्ट है कि भूकंप जैसी विवर्तनिकी या भूभौतिकी घटनाएं सामान्यतः प्लेटों के किनारे से संबंधित होती हैं। साथ ही भ्रंश इत्यादि क्षेत्रों में भी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर भूकंपीय क्षेत्रों का वितरण मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकारों में किया जाता है। पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। इस पेटी का विस्तार प्रशांत महासागर के चतुर्दिक महासागरीय महाद्वीपीय तटीय क्षेत्रों से संबंधित है, जहां भूकंप के कारणों में प्लेटों के मध्य अभिसरण, कुछ किनारों पर समानांतर गतियां, भूगर्भिक दृष्टि से अस्थिर नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र का होना, यानी रॉकी एंडीज पर्वत इत्यादि, ज्वालामुखीता तथा सागर एवं स्थल का मिलन बिंदु होना इत्यादि। ज्वालामुखीता तथा सागर एवं स्थल का मिलन बिंदु होना इत्यादि है। इस पेटी का विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण से पश्चिम तट से होते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का तक है। इस पेटी का विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में पश्चिम तट से होते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का तक है, जहां यह पेटी पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः दक्षिण की ओर कमचटका प्रायद्वीप, एलियूशियन द्वीप समूह, जापान, फिलीपींस सभी एशिया के प्रायद्वीप एवं द्वीप हैं। फिलीपींस में सभी एशिया के प्रायद्वीप एवं द्वीप हैं। तो जहां, फिर से इतना पढ़ देता हूँ, जहां यह पेटी पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः दक्षिण की ओर कमचटका प्रायद्वीप, एलियूशियन द्वीप समूह, जापान, फिलीपींस से होते हुए न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व तक विस्तृत है। नोट में है
विश्व में आने वाले कुल भूकंप का 63% इसी पेटी से संबंधित है। साथ ही इस पेटी में गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी जिसमें मध्य महाद्वीपीय पेटी में है, इसका विस्तार यूरेशियन महाद्वीप के नवीन वलित पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है, जहां भूकंप का मूल कारण प्लेटों के मध्य अभिसरण एवं समानांतर गतियां हैं। साथ ही नवीन वलित पर्वतीय प्रदेशों के भूगर्भिक दृष्टिकोण से अस्थिर होने के कारण इस पेटी में संतुलन मूलक भूकंप भी आते हैं। इस पेटी का विस्तार पिरेनीज पर्वत, आल्प्स, कॉकेकस पर्वत एवं पूर्व की ओर बढ़कर हिमालय पर्वत से होते हुए दक्षिण पूर्व में मुड़कर म्यांमार की पहाड़ियों, पूर्वी द्वीप समूह से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया से आगे जाकर परिप्रशांत पेटी से मिल जाता है। संपूर्ण विश्व के कुल भूकंप का लगभग 21% भूकंप इस पेटी में आते हैं। इस पेटी की एक शाखा मध्य अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। वहीं इसकी दूसरी शाखा जॉर्डन की घाटी से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में विस्तृत महान भ्रंश घाटी के सहारे विस्तृत है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस पेटी की एक अन्य शाखा अरब प्रायद्वीप से होते हुए हिंद महासागर में भी विस्तृत है। तीसरा पॉइंट है मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र। तीसरा है मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र, जिसमें है अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण विस्तृत कटक क्षेत्र का संबंध ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र से है। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण विस्तृत कटक क्षेत्र का संबंध ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र से है, जहां भूकंप का कारण प्लेटों के मध्य अपसरण गति है, जिसके परिणाम स्वरूप रूपांतर भ्रंशों के सहारे ज्वालामुखी उद्गार के कारण भूकंप आते हैं। उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेटों तथा यूरेशियन एवं अफ्रीकन महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अपसरण गति के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में मध्यवर्तीय कटक क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, जहां उत्तर में स्पिट्ज़बर्जेन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर वो जेट द्वीप के साथ इसका विस्तार पाया जाता है। नोट में है, इस पेटी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ भूमध्य रेखा के सहारे सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जिसका कारण आंतरिक भाग में भूगर्भिक अस्थिरता, पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग में प्लेटों के अपसरण के कारण गलनांक बिंदु में कमी आने से मैग्मा की उत्पत्ति की दर में वृद्धि इत्यादि है। दोबारा सुन नोट वाला पढ़ूंगा। इस पेटी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ भूमध्य रेखा के सहारे
सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जिसका कारण आंतरिक भाग में भूगर्भिक अस्थिरता, पृथ्वी के घूर्णन के परिणामस्वरूप आंतरिक भाग में प्लेटों के अपसरण के कारण गलनांक बिंदु में कमी आने से मैग्मा की उत्पत्ति की दर में वृद्धि इत्यादि है। उत्पत्ति की दर में वृद्धि इत्यादि है। फिर नोट में है दूसरा, प्लेटों के भीतरी भाग में भूकंप की उत्पत्ति हेतु भ्रंशन, वलन के साथ साथ तप्त स्थलों का प्रभाव भी उत्तरदायी माना जाता है। फिर से बोलूँगा, प्लेटों के भीतरी भाग में भूकंप की उत्पत्ति हेतु भ्रंशन, वलन के साथ साथ तप्त स्थलों का प्रभाव भी उत्तरदायी माना जाता है। अब देखते हैं भारत में वितरण। भारत में वितरण में है, पहले यह स्वीकार किया जाता था कि संपूर्ण उत्तर भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन दक्षिण अथवा प्रायद्वीपीय भारत भूगर्भिक दृष्टिकोण से स्थिर है। लेकिन 1956 के अंजार का भूकंप 2001 के भुज का भूकंप इत्यादि ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रायद्वीपीय भारत भी भूगर्भिक दृष्टिकोण से पूर्णतया स्थिर नहीं है। यद्यपि आंतरिक भागों में भूकंपीय तरंगों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों अथवा जोन में बांटा गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। तो भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों BIS द्वारा अथवा जोन में बांटा गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। जिसमें पहला जोन में 5 या भी बोल सकते हैं भी, जिसमें डैमेज रिस्क है वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। तो जोन का नाम है भी, जिसमें डैमेज रिस्क है वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। और रीजन है भी में जोन हो गया भी, डैमेज रिस्क हो गया वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। और फिर रीजन में है संपूर्ण पूर्वोत्तर यानी 7 सिस्टर्स स्टेट, संपूर्ण पूर्वोत्तर, कच्छ जिला, हिमालय एवं जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो रीजन है संपूर्ण पूर्वोत्तर यानी 7 सिस्टर स्टेट्स, कच्छ जिला, हिमाचल एवं जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जोन में दूसरा है IV यानी बोल सकते हैं चौथा। तो IV में क्या है, इसमें है डैमेज रिस्क में है हाई डैमेज रिस्क जोन। इसमें रीजन में है हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग, साथ ही जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के कुछ भाग, दिल्ली एवं हरियाणा, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र। तो जोन में है दूसरा IV, जिसमें डैमेज रिस्क है हाई डैमेज रिस्क जोन। रीजन में है हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग, साथ ही जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के कुछ भाग, दिल्ली एवं हरियाणा, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र। जोन में तीसरा है III, जिसमें डैमेज रिस्क में है मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन। और रीजन में है उत्तर भारत का अधिकांश भाग, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, कोंकण तट तथा पूर्वी भारत के कुछ हिस्से। अब जोन में चौथा आता है II, और डैमेज रिस्क में है लो डैमेज रिस्क जोन। और रीजन में है कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। रीजन का मतलब है REGION, REGION वो वाला रीजन है। अब हम देखते हैं प्रभाव। क्या देखते हैं? प्रभाव, जिसमें हम पहले देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव में पहला है अधोसंरचना की क्षति, अधोसंरचना की क्षति। दूसरा है गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन की क्षति, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन की क्षति, जिससे आग लगने की संभावना में वृद्धि, जिससे आग लगने की संभावना में भी वृद्धि। तीसरा है दूर संचार नेटवर्क में बाधा, दूर संचार नेटवर्क में बाधा। और चौथा है यह भी देखा गया है कि तीव्र भूकंप के परिणाम स्वरूप जल वाष्प एवं आर्द्रताग्राही नाभिकों के अनुकूलतम अपस्थिति की दशा में वर्षण की घटना भी घटित हो सकती है, लेकिन इस बात की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोबारा से चौथा पॉइंट बोलूँगा। यह भी देखा गया है कि तीव्र भूकंप के परिणाम स्वरूप जल वाष्प एवं आर्द्रताग्राही नाभिकों के अनुकूलतम अपस्थिति की दशा में वर्षण की घटना भी घटित हो सकती है, लेकिन इस बात की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पाँचवां है प्रवसन की समस्या, छठा है अधोसंरचनाओं के पुनर्निर्माण हेतु पूंजी एवं तकनीकी से संबंधित समस्याएं, अधोसंरचनाओं के पुनर्निर्माण हेतु पूंजी एवं तकनीकी से संबंधित समस्याएं। और सातवां है बांधों अथवा जलाशयों इत्यादि के टूटने से भूकंप के साथ साथ बाढ़ अथवा जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। बांधों अथवा जलाशयों इत्यादि के टूटने से भूकंप के साथ साथ बाढ़ अथवा जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होने से पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जल जनित संक्रामक रोगों के प्रभाव में वृद्धि तथा जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। फिर इसमें पॉइंट है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में गौण प्रभाव के रूप में जमाखोरी, महंगाई, लूट, सामाजिक अशांति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि राजनीतिक अशांति का भी कारण बन सकती हैं। अगला पॉइंट है भूकंप के प्रभावाधीन भूपर्पटी के फटने अथवा दरारों इत्यादि के निर्माण से परिवहन का संचलन बाधित हो सकता है। यहाँ तक कि जल पाइपलाइनों के फटने से पेयजल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीवों के विनाश संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीवों के विनाश संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगला पॉइंट है भूकंप के प्रभावाधीन भूभाग का स्थानांतरण भी संभावित होता है। भूकंप के प्रभावाधीन भूभाग का स्थानांतरण भी संभावित होता है। जैसे काठमांडू के भूकंप के परिणाम स्वरूप उत्तरी बिहार की लगभग 10 फीट भूमि नेपाल की ओर स्थानांतरित हो गई। दोबारा से पढ़ता हूँ। भूकंप के प्रभावाधीन भूभाग का स्थानांतरण भी संभावित होता है। जैसे काठमांडू के
भूकंप के परिणाम स्वरूप उत्तरी बिहार की लगभग 10 फीट भूमि नेपाल की ओर स्थानांतरित हो गई। अगला पॉइंट है, भूकंप के प्रभावाधीन नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है। भूकंप के प्रभावाधीन नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है, जिससे अन्य विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं जैसे पूर्व समयों में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह की दिशा वर्तमान प्रवाह की दिशा से विपरीत थी। जैसे पूर्व समयों में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह की दिशा वर्तमान प्रवाह की दिशा से विपरीत थी, जहां विवर्तनिकी हलचलों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न भूकंप के कारण वर्तमान मार्ग अस्तित्व में आया। अब हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट है, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी प्राप्त हो सकती है। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी प्राप्त हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, नवीन दृश्य भूमियों का विकास। तीसरा पॉइंट है, नवीन जल स्रोतों की जानकारी या विकास या निर्माण। और अगला पॉइंट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपलब्ध भूतापीय ऊर्जा के विषय में जानकारी की प्राप्ति। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपलब्ध भूतापीय ऊर्जा के विषय में जानकारी की प्राप्ति। और अगला पॉइंट है, मानवीय संवेदना में वृद्धि। और अगला पॉइंट है, जनसंख्या में कमी। ये कुछ विद्वानों यथा माल्थस के अनुसार कहते हैं कि जनसंख्या में कमी मतलब सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अब देखते हैं अगला, भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में पहला है यानी पॉइंट है, भूकंप के आने का सर्वप्रथम आभास रेड एंट यानी लाल चींटियाँ। फिर से बोलता हूँ, भूकंप के आने का सर्वप्रथम आभास रेड एंट मतलब लाल चींटियों को होता है। भूकंप के आने का सर्वप्रथम आभास लाल चींटियों को होता है। अगला पॉइंट है, रेडान गैस की सांद्रता भूकंप से पहले वायुमंडल में बढ़ जाती है। रेडान गैस की सांद्रता भूकंप से पहले वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा रेडान गैस की सांद्रता भूकंप से पहले वायुमंडल में बढ़ जाती है। अब देखते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। अधिकेंद्र से पृथ्वी के आंतरिक भाग में 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। अधिकेंद्र से पृथ्वी के आंतरिक भाग में 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही पिंड तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, जबकि अधिकेंद्र से 105 डिग्री के मध्य का क्षेत्र जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों तरंगों का अभिलेखन प्राप्त होता है। एक बार पूरा फिर से पढ़ देता हूँ। अधिकेंद्र से पृथ्वी के आंतरिक भाग में 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही पिंड तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, जबकि अधिकेंद्र से 105 डिग्री के मध्य
का क्षेत्र जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों तरंगों का अभिलेखन प्राप्त होता है। अब आगे पढ़ते हैं। 145 डिग्री से परे 145 डिग्री से परे द्वितीयक तरंगों का अभिलेखन प्राप्त नहीं होता, अर्थात यह क्षेत्र द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र है। जबकि इस क्षेत्र में प्राथमिक तरंगों का अभिलेख प्राप्त होता है। फिर से पूरा बोलता हूँ इतना। 145 डिग्री से परे द्वितीयक तरंगों का अभिलेखन प्राप्त नहीं होता, अर्थात यह क्षेत्र द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र है। जबकि इस क्षेत्र में प्राथमिक तरंगों का अभिलेख प्राप्त होता है। नोट में है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। वास्तव में यह पृथ्वी के 40% से भी अधिक क्षेत्रों में विस्तृत है। अब देखते हैं भूकंपीय तीव्रता का मापन। भूकंपीय तीव्रता को मापने का दो मापन है। एक है मर्केली स्केल और दूसरा है रिक्टर या रिचर स्केल। एक है मर्केली स्केल और दूसरा है रिक्टर या रिचर स्केल, जिसमें पहला है मर्केली स्केल। तो मर्केली स्केल में है, मर्केली स्केल अनुभवात्मक प्रेक्षण के आधार पर कार्य करता है। मर्केली स्केल अनुभवात्मक प्रेक्षण के आधार पर कार्य करता है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के अंक अंकित होते हैं। चूँकि यह अनुभवात्मक आधार पर कार्य करता है, इसीलिए इसको महत्व नहीं दिया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और दूसरा है रिक्टर या रिचर स्केल। इसमें है, मतलब ये किसके नाम पे पड़ा है? ये पड़ा है चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, जो कि यूएसए के थे। तो उन्हीं के नाम पे रिक्टर या रिचर स्केल का नाम पड़ा है। तो वर्ष 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक रिक्टर ने एक नवीन पैमाने का आविष्कार किया। वर्ष 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक रिक्टर ने एक नवीन पैमाने का आविष्कार किया, जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं, जो कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को लघुगणकीय आधार पर मापता है। इस स्केल पर 0 से लेकर 10 तक के मापक होते हैं, जिसमें प्रत्येक अगला अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ध्यातव्य है कि भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की माप के बराबर होता है। अब हम देखते हैं सुनामी। क्या देखेंगे? सुनामी। इसमें प्रश्न है, तो प्रश्न में पहला प्रश्न है, सुनामी को स्पष्ट करते हुए इसके कारणों पर चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सुनामी के कारणों एवं इसके प्रभावों पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर सुनामी को स्पष्ट कीजिए। साथ ही भूस्खलन एवं उल्कापिंडों के प्रभावों को सुनामी की उत्पत्ति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दोबारा से बोलता हूँ, प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर सुनामी को स्पष्ट कीजिए। साथ ही भूस्खलन एवं
उल्का पिंडों के प्रभावों को सुनामी की उत्पत्ति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो सुनामी जो है, अब पढ़ते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द सु यानी TSU, सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द सु तथा नामी से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः बंदरगाह एवं तरंगे हैं। फिर से इतना बोलता हूँ। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द सु तथा नामी से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः बंदरगाह एवं तरंगे हैं, अर्थात वे सागरीय तरंगे जिनकी पहुँच बंदरगाहों तक होती है या जो तरंगे बंदरगाहों तक पहुँचती हैं सुनामी कहलाती हैं। लेकिन सुनामी का सामान्य रूप में तात्पर्य है कि एक बृहद समुद्री तरंग जिसकी उत्पत्ति का मूल कारण समुद्री नितल का आकस्मिक, गतिमान अथवा चलायमान हो जाना है। सुनामी का सामान्य रूप में तात्पर्य है कि एक बृहद समुद्री तरंग जिसकी उत्पत्ति का मूल कारण समुद्री नितल का आकस्मिक, गतिमान अथवा चलायमान हो जाना है। जहाँ समुद्री जल में आकस्मिक संचलन अर्थात सुनामी की उत्पत्ति के कारणों में विवर्तनिकी हलचल यथा भूकंप एवं ज्वालामुखीता, समुद्र के भीतर भूसंचलन, भूस्खलन, उल्का पिंडों का गिरना इत्यादि हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुस्थैतिक असंतुलन के समायोजन के प्रयास में समुद्री लहरें सुनामी तरंगों के रूप में उत्पन्न होती हैं। ध्यातव्य है कि समुद्री जल में असंतुलन की दशा जितनी तीव्रता से उत्पन्न होती है, समुद्री जल सुनामी तरंगों के रूप में उतनी ही तीव्रता से चलायमान होते हुए अपने संतुलन का प्रयास करती हैं। फिर से बोलता हूँ। ध्यातव्य है कि समुद्री जल में असंतुलन की दशा जितनी तीव्रता से उत्पन्न होती है, समुद्री जल सुनामी तरंगों के रूप में उतनी ही तीव्रता से चलायमान होते हुए अपने संतुलन का प्रयास करती हैं। सुनामी तरंगों की गति 970 किलोमीटर प्रति आवर से भी अधिक हो सकती है तथा जैसे जैसे यह तट रेखा की ओर पहुँचती है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे वर्ष 1882 में क्राकाटोआ यानी दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया, तो वर्ष 1882 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अत्यधिक गतिमान एवं लगभग 125 फीट ऊंची सुनामी तरंगों की उत्पत्ति हुई थी। सुनामी हेतु आवश्यक है कि भूकंप समुद्री सतह के नीचे हो। सुनामी हेतु आवश्यक है कि भूकंप समुद्री सतह के नीचे हो या निकटवर्ती क्षेत्र में हो। संपूर्ण विश्व समस्त समुद्री क्षेत्र सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में सुनामी की उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसका कारण इस क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली एवं अधिक संख्या में ज्वालामुखियों का होना तथा भूकंप प्रभावित होना है, जिसका कारण इस क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली एवं अधिक संख्या में ज्वालामुखियों का होना तथा भूकंप प्रभावित होना है। सागरीय क्षेत्र में प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न भूकंप से शांत जलीय क्षेत्र में स्थैतिक ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। सागरीय क्षेत्र में प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न भूकंप से शांत जलीय क्षेत्र में
स्थैतिक ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। फलतः बृहद पैमाने पर तरंगों की उत्पत्ति होती है। चूँकि स्वभाव के अनुरूप जल तीव्रता से समरूपता को अथवा संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास करता है, फलस्वरूप जल में तरंगों का क्रम गतिशील हो जाता है। जब सुनामी तरंगें तटीय क्षेत्र की ओर अग्रसर होती हैं, तो इस क्रम में प्रतिरोध की अवस्था में वृद्धि के कारण इनकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। अर्थात जब ये लहरें तटीय क्षेत्रों से टकराती हैं, तो ऐसी स्थिति में विमुक्त ऊर्जा की मात्रा अधिक होने के कारण इनकी ऊंचाई में भी वृद्धि होती है। कई बार तटीय क्षेत्रों से टकराने के उपरांत इनकी ऊंचाई 30 मीटर या इससे भी अधिक हो जाती है। सुनामी को सामान्यतया 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला है दूरस्थ सुनामी। दूरस्थ सुनामी में क्या है? ये अपेक्षाकृत दूर क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः चिली के तट से दूर प्रशांत महासागर में इस प्रकार की सुनामी उत्पन्न होती है। तो इसमें मैंने कहा दूरस्थ सुनामी क्या है? ये अपेक्षाकृत दूर किससे? तट से। तो ये अपेक्षाकृत दूर क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः चिली के तट से दूर प्रशांत महासागर में इस प्रकार की सुनामी उत्पन्न होती है। और दूसरा है क्षेत्रीय सुनामी। क्षेत्रीय सुनामी क्या है? जो अपने गंतव्य से दूर 1 से 3 घंटे की यात्रा के समय के मध्य उत्पन्न होती है। जो अपने गंतव्य से दूर 1 से 3 घंटे की यात्रा के समय के मध्य उत्पन्न होती हैं। और तीसरा है स्थानीय सुनामी। स्थानीय सुनामी में है जब तट के अत्यंत निकट सुनामी की उत्पत्ति होती है, तो इसे स्थानीय सुनामी कहते हैं। इस प्रकार की सुनामी सामान्यतया न्यूजीलैंड के तट पर देखने को मिलती है। तो सुनामी के समानता 3 प्रकार कौन कौन से हैं? दूरस्थ सुनामी, क्षेत्रीय सुनामी, स्थानीय सुनामी। अब हम देखते हैं उच्चावच। क्या देखते हैं? उच्चावच। तो उच्चावच को 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक में है महाद्वीप महासागर, द्वितीयक में है पर्वत पठार मैदान, और तृतीयक में है झील गर्त इत्यादि। अब देखते हैं सुनामी का प्रभाव। सुनामी के नकारात्मक प्रभावों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। सुनामी के नकारात्मक प्रभावों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है सुनामी के प्रभावाधीन तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होने से स्थलीय जीवों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। ये पॉइंट दोबारा से बोलूँगा। सुनामी के प्रभावाधीन तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होने से स्थलीय जीवों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। सुनामी के प्रभाव में अगला पॉइंट है, यानी दूसरा पॉइंट है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गाद, कीचड़ इत्यादि का जमाव होने से
तटीय वनस्पतियों एवं जीवों पर नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गाद, कीचड़ इत्यादि का जमाव होने से तटीय वनस्पतियों एवं जीवों पर नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तीसरा पॉइंट है सुनामी लहरों के प्रभावाधीन तटीय क्षेत्रों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन की संभावना होती है। सुनामी लहरों के प्रभावाधीन तटीय क्षेत्रों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन की संभावना होती है। यहाँ तक कि तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी में रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। सुनामी लहरों के प्रभावाधीन तटीय क्षेत्रों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन की संभावना होती है। यहाँ तक कि तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी में रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है यूट्रिफिकेशन या सुपोषण यानी इसमें क्या है? इसमें है सुनामी के प्रभावाधीन सुपोषण की समस्या भी संभावित होती है। सुनामी के प्रभावाधीन सुपोषण की समस्या भी संभावित होती है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में हो जाता है। तो क्या है यूट्रिफिकेशन या सुपोषण? सुनामी के प्रभावाधीन सुपोषण की समस्या भी संभावित होती है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में हो जाता है। पांचवा पॉइंट है सुनामी के प्रभावाधीन तटीय क्षेत्रों में ध्वस्त वृक्षों, नावों, लकड़ियों, जीवों इत्यादि के विनष्ट होने अथवा वियोजित होने में अधिक समय लगता है, जहाँ कालांतर में इसके प्रभाव के कारण संक्रामक रोगों की समस्या, मृदा एवं भौम जल प्रदूषण इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो कि मानव जीवन को तथा उनके आर्थिक क्रियाकलापों को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। ये पॉइंट दोबारा से बोलूँगा। सुनामी के प्रभावाधीन तटीय क्षेत्रों में ध्वस्त वृक्षों, नावों, लकड़ियों, जीवों इत्यादि के विनष्ट होने अथवा वियोजित होने में अधिक समय लगता है, जहाँ कालांतर में इसके प्रभाव के कारण संक्रामक रोगों की समस्या, मृदा एवं भौम जल प्रदूषण इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो कि मानव जीवन को तथा उनके आर्थिक क्रियाकलापों को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। और लास्ट पॉइंट है, छठवां पॉइंट है तटीय प्रदेशों में सुनामी लहरों के द्वारा विसर्जित जहरीले पदार्थों का भी जमाव हो सकता है, जिससे तटीय क्षेत्र का परितंत्र बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। साथ ही साथ जनधन की भी हानि होती है। तो ये पॉइंट दोबारा से बोलूँगा। तटीय प्रदेशों में सुनामी लहरों के द्वारा विसर्जित जहरीले पदार्थों का भी जमाव हो सकता है, जिससे तटीय क्षेत्र का परितंत्र बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। साथ ही साथ जनधन की भी हानि होती है। तो इसी के साथ जो हमें भूकंप का हैंडआउट मिला था वो यहीं पे समाप्त होता है और लेक्चर 21 भी यहीं पे समाप्त होता है।